हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 1 अगस्त 2022। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स इस समय चल रहा है, तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे पैट हो गया, आरओ हो गया, और जो भी आपके पीसीएस होंगे या कोई भी एग्ज़ाम होगा XYZ, वो सारे में आपको ये पूछे जाने की पूरी संभावना, पूछेगा ही, ये श्योर है। बाकी अल नजार चतुर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, किसके देश के बीच में किया गया, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर्वाधिक FDI कहाँ से हुआ है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा, लगातार चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक इसको जरूर देखिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। रिवीजन तो हम लोग करते ही रहेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपका अप्रैल चला गया है, अप्रैल बीत गया, अगस्त आज से लग गया, तो सॉरी अप्रैल नहीं, जुलाई आपका बीत चुका है। तो जुलाई हम लोग वहाँ से सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और पूरा हम लोग मंथली में आपके लिए ले आऊँगी और कोशिश करूँगी कल ही इसको अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोग उसको एक बार में फटाफट रिवीजन कर लीजिए। वो पूरा डीपली नहीं समझाया जाएगा, उसमें वन लाइनर होगा, ताकि आप एक बार रिवीजन कर सको तुरंत। और आज से फिर हम लोग अगस्त का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको भी आप अलग से मंथ डालिएगा और अच्छे से इसको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करिएगा। रिवीजन हम तो करते रहेंगे, बाकी आपका काम है नोट डाउन करना। तो चलिए, बहुत लेक्चर हो गया, ये बता देते हैं। बाकी जिसे भी अभी जिसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF वहाँ आपके लिए शेयर कर दी जाएगी। सेकंड थिंग, वहाँ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपके 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये आपको करंट के सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, सेकंड थिंग आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने को मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तब रोशन होता है जब वह आग की तरह जलता है। प्रकाश तब रोशन होगा जब वह आग की तरह जलता है। बिल्कुल, रोशनी तभी देगा जब वो एकदम बहुत ही डीपली चल करके वो जलेगा आग की तरह। इसी तरह जितना आप अपने आप को रगड़ोगे, जितना रगड़ोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, तो जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने को रगड़ोगे, उतना ही आप अधिक चमकोगे, उतना ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप कैसे करते हो कि जैसे आप कोई मंत्र ले लेते हो, तो मंत्र 1-2 दिन में तो याद नहीं होता, लेकिन कई बार जब आप उसको कई बार देख के पढ़ लेते हो, तो वो आपको याद आता है। कई दिनों तक भी अगर आप ना पढ़ो उसको, ना पूजा करो, ना पढ़ो, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं। ऐसे ही आप अगर एक ही चीज़ को कई बार आप उसको रगड़ लोगे, कई बार उसको रोट अप कर लोगे, रट लोगे, तो क्या होगा, चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आओगे तो वो आपको कभी फिर भूलेगा नहीं। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा चमकोगे, उतनी ही सफलता की गारंटी आपको मिलेगी। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या कह रहा है। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। क्या कह रहा है, हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो किसके द्वारा लागू की गई, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री ने जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है उसकी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया है। ये विद्युत मंत्रालय का स्कीम में इसको शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या होगा, क्यों शुभारंभ किया गया, कुछ तो इसका पर्पज होगा ही, तो बिल्कुल है। ये है, क्या है कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, इसमें क्या करना है, इसमें जो डिस्कॉम्स हैं इसकी उनकी परिचालन क्षमता, वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में क्या करना है, मदद करना है। क्या करना है, उसमें मदद करना। तो इसका उद्देश्य मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है, कि डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में क्या करना है, मदद करना है। और प्रधानमंत्री ने क्या किया है, NTPC की 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने और क्या लॉन्च किया, नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में किससे संबंधित है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठक आयोजित की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस राज्य ने 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है। तो ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है आपका केरला। कौन सा राज्य है, केरल।
तो केरल ने सबसे ज़्यादा बैठकें आयोजित की हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जो आपका अभी केरल ने 2021 में 61 दिनों में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की हैं। 2016 से 2019 के बीच यह 53 दिनों के औसत के साथ टॉप पर रहा है। क्लियर। और अगर केरला के बाद देखें कौन टॉप पर है, तो ओडिशा है। केरला के बाद कौन सा है? ओडिशा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका है और तमिलनाडु है। तो आपको पहला देखना है कि केरल और ओडिशा, ये दो हमें आपको माइंड में रखने हैं। कौन सा? केरला एंड ओडिशा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसने क्या किया है कि इन 61 दिनों में सर्वाधिक अध्यादेश पास किए हैं। सर्वाधिक अध्यादेश पास किया है इन्होंने। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इन्होंने विधेयक पास किया है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। टोटल 21% जितने भी विधेयक इन्होंने पेश किए, बिल पेश किए, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो शिक्षा पर की गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये फैक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग, जब अध्यादेश मेरे मुंह से निकल ही गया कि अध्यादेश, तो ये जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पॉलिटी के थ्रू कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल जो जारी करता है वो 213। बस थोड़ा सा पलट दिया गया, बाकी दोनों सेम ही है लगभग। ये 123, ये 213। 123 राष्ट्रपति और राज्यपाल 213। तो इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय है किन किन राज्यों में है? तो 6 राज्य में है। वो 6 राज्य कौन से हैं? एक तो है आपका तेलंगाना, एक है आपका बिहार, बिहार, थर्ड है आपका यूपी, फोर्थ है आपका महाराष्ट्र, फिफ्थ है आपका आंध्र प्रदेश एंड सिक्स्थ है आपका कर्नाटका। कौन कौन सा है? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इसकी एक ट्रिक भी है, सिंपल सी, मैं आपको बता दे रही हूँ। 1 मिनट। टू भी मजा कर। टू भी, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका। तो ये 6 में आपको याद रखना, टू भी मजा कर। तो ये 6 विधानमंडल वाले आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा रे, उड़िया भाषा, ये उड़िया गलत मैंने लिख दिया है, ये ऐसे रहेगा, उड़िया भाषा। तो डॉक्टर प्रतिभा रे इनको दिया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया? वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? वेंकैया नायडू के द्वारा। कहाँ प्रदान किया गया है? वेंकैया नायडू के द्वारा हैदराबाद में इसे प्रदान किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा? वेंकैया नायडू, हैदराबाद में इनको दिया गया है। और ये जो प्रतिभा रे हैं, इनको 1 मिनट, 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका डॉक्टर सी नारायण का इनका जो एक ग्रंथ है, ये है विश्वम्भर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के मध्य अल नजाह चतुर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में
किस भारत और किस देश में अल नजाह चतुर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो एक तो भारत और दूसरा ओमान। भारत और ओमान के बीच क्या किया जा रहा है? अल नजाह चतुर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अब ये तो ठीक है, आयोजन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है ये भी जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है। राजस्थान के पोखरण के राजस्थान के पोखरण के महाजन राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये शुरू किया गया है। क्लियर? जो राजस्थान के बीकानेर में ये है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ओमान की बात की जा रही है, तो ओमान की कैपिटल क्या है ये भी देख लेते हैं। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। ओमान की क्या राजधानी है? मस्कट। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। पहले ये देख लेते हैं कि भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है भारतीय सेना का। तो 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन कर रहा है। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है 18, यहीं मैं लिख दे रही हूँ, 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन भारतीय सेना का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में अल नजाह, ये ध्यान रखिएगा। अल नजाह करंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे उज्बेकिस्तान का पूछ लिया था कि दस्तलिक सैन्य अभ्यास किसका है, तो ये करंट में था तो पूछ लिया था एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अल नजाह चतुर्थ जो है ये भारत और ओमान के बीच में है। और कहाँ किया गया आयोजन ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी ध्यान रखना कि भारतीय सेना और ओमान की जो शाही सेना है उनके बीच क्या करना है? रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? रक्षा सहयोग के स्तर को क्या करना है? भारत और ओमान के बीच इसको बढ़ाना है। और दोनों देश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसको बढ़ाने में ये और भी क्या होगा? मददगार होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओमान खाड़ी में देखा जाए तो ओमान खाड़ी में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ और अभ्यास की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे मिलन, ये भी चर्चा में। मिलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। अगर बात करें, जैसा कि अभी जस्ट मैंने नाम लिया है दस्तलिक एक्सरसाइज का, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धर्म गार्जन एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? धर्म गार्जन तो भारत और जापान के बीच हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले गाइज आप क्या करिए, अभी तक भी अगर इसको क्या कहते हैं लेक्चर को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। और चैनल जो नए व्यूवर्स हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है गाइस? ये की गई है छत्तीसगढ़ के कहाँ पर? दुर्ग जिले में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ये स्टार्ट की गई है। दुर्ग जिले में ये स्टार्ट की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्यों की गई है? तो जो महिलाएं हैं उस प्रदेश के, छत्तीसगढ़ राज्य की जो महिलाएं हैं उनको उनके संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी देकर उनको जागरूक करना। जो महिलाएं हैं वहाँ की, उनको संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी देकर के उनको जागरूक करना है और उनमें क्या करना है? आत्मविश्वास बढ़ाना है। और उनमें क्या करना है? आत्मविश्वास बढ़ावा देना है। क्लियर? तो इसी के उद्देश्य से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है। और इसकी शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से हुई है। तो ये इतना डीप उन्हीं को पढ़ना जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते होंगे। बाकी आप लोग को मोटा मोटा याद कर लेना छत्तीसगढ़। बाकी वहाँ के जो लोग होंगे देख रहे होंगे लेक्चर, वो इसको डीप तैयार कर लें कि वहाँ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गाँव से हुई है।
क्लियर हो गया होगा। और अभी क्या हुई है, हरेली तिहार के अवसर पर, हरेली तिहार, हरेली जो त्यौहार है, हरेली त्यौहार, हरेली त्यौहार, तो हरेली त्यौहार के अवसर पर गुरुवार को ये स्टार्ट वहाँ पर की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा बताएं कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सशक्तिकरण को उनके बढ़ाना और न्याय दिलाने में उनको जल्दी न्याय दिलाया जा सके, इसके लिए ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। अभी मैंने कल या परसों में डिस्कस किया है कि सीएम सारथी योजना कहाँ स्टार्ट की गई है। तो रिवीजन के तौर पर मैं बता रही हूँ, सीएम सारथी योजना ये की गई है आपका कहाँ पर, झारखंड में। और अभी कल मैंने लेक्चर में, कल नहीं सैटरडे को लेक्चर में मैंने बताया था क्या, प्राथमिक बच्चों के लिए नाश्ता योजना, प्राथमिक बच्चों के लिए कौन सा योजना, नाश्ता योजना, जिसमें 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए है। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तमिलनाडु में। अगर ये पूछ ले स्कूल चलो अभियान, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, स्कूल चलो अभियान, तो ये चलाई गई है यूपी के द्वारा। यूपी के कहाँ से स्टार्ट की गई, श्रावस्ती। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, यूपी का श्रावस्ती। ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अगर ये पूछ ले कौशल्या मातृत्व योजना, तो कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की है। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पर रखी गई है, झारखंड में रखी गई है। ये कहाँ रखी गई है, झारखंड में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो किसके द्वारा, झारखंड में। वहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन, तो इन्हीं के द्वारा झारखंड में इसकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की क्या की गई है, आधारशिला रखी गई है। क्यों रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो निर्यात, यहाँ ऑलरेडी लिखा है निर्यात को बढ़ावा देना। किस उद्देश्य से रखी गई है, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नींव रखी गई है। क्लियर। और कृषि, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद और इंजीनियरिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा। जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी तो इससे किसको किसको लाभ मिलेगा, तो वहाँ पे जो मिलेगा वो होगा कृषि खाद्य उत्पाद, कपड़ा तसर उत्पाद, इंजीनियरिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ से कई देशों में क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो होगा, यहाँ से कई देशों में व्यापार होगा। और झारखंड की बात करें तो झारखंड देश में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। झारखंड देश में सबसे अधिक, सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्लियर, इतना ध्यान रखना है। और जिसका अगर देखा जाए तो देश के कुल उत्पादन में 76.4% का क्या है, हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। और झारखंड से निर्यात का 32% दक्षिण एशियाई देश जैसे कि बांग्लादेश देख लिया जाए, नेपाल, यहाँ जाता है। और राज्य का 25% निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में जाता है, जिसमें वियतनाम देखा जाए तो सबसे ऊपर है। अभी मैं आपको लेक्चर में ओमान नाम लिया, ओमान मैं अभी दिखा दूंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर मैप दिखा दिया जाए तो क्लियर हो जाते हैं चीज़ें। ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम निर्यात का नाम ही आ गया है यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, वो बता दे रहे हैं आपको। निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें जो निर्यात तैयारी सूचकांक में जो राज्य टॉप पर है उसका क्या नाम है, वो है गुजरात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और झारखंड है, तो झारखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। क्लियर। और जो बोकारो परमाणु संयंत्र है, बोकारो परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पर है, झारखंड में है, जो सोवियत संघ के सहयोग से इसको तैयार किया गया था, सोवियत संघ। क्लियर। और किस योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना, नौसेना हो गया, नौसेना ने किस देश से 2 AMH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2
एक मिनट, 2MH60 रोमियो, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, रोमियो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ रोमियो मल्टी, बाकी ये सही है। किस देश से 2MH60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो किससे प्राप्त किए हैं? हेलीकॉप्टर सॉरी अमेरिका से प्राप्त किए हैं। किसके द्वारा, किस देश से? अमेरिका से प्राप्त किए हैं। तो इसमें इसकी विशेषता क्या है? ये जो रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है, तो इसकी जो विशेषता है वो है सभी मौसम में काम करती है, सभी मौसम में ये काम कर सकती है। तो इसीलिए ये इसकी विशेषता यही है, यही आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये बताया गया कि 2025 तक क्या होगा, 2025 तक 24 और जो है रोमियो हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, 24 और आ जाएंगे 2025 तक, ये रखा गया। कहाँ से का है ये? अमेरिका से ये प्राप्त किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना और इसकी विशेषता ध्यान रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का जो अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है उनका नाम है संजय अरोड़ा। क्या नाम है इनका? संजय अरोड़ा। किसके स्थान पर संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना के स्थान पर संजय अरोड़ा को क्या किया गया है? इसको नियुक्त किया गया है। और ये जो संजय अरोड़ा है, ये पहले क्या थे? ITBP के महानिदेशक थे। ये पहले ITBP के पहले क्या थे? निदेशक थे। अभी इनको क्या किया गया? दिल्ली का अलग पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। अगर ये पूछे दिल्ली के नए उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? वो है विनय कुमार सक्सेना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बताइए, जब ये क्वेश्चन आ गया तो नियुक्तियों से संबंधित 2-4 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग के CEO कौन है नीति आयोग के CEO? परमेश्वर अय्यर। और ये नीति आयोग के वो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन है? राजीव कुमार। तो ये सारे अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक लाइक करने से कुछ बिगड़ता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है और ईमानदारी से काम करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इसको कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष सबसे ज़्यादा FDI निवेश किया है? सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर? तो ये किया है किसके द्वारा? ये आपको ध्यान रखना, ये सिंगापुर। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। अभी वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश की अपनी, जिसमें ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से। क्लियर? और ये जो FDI सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा आई है सिंगापुर से। कहाँ आई है? कहाँ गई है सबसे ज़्यादा? वो गई है कर्नाटका। कहाँ गई है? कर्नाटक में। आया है सिंगापुर से, गया है कर्नाटका में। सिंगापुर से आया है, गया कहाँ पर है? कर्नाटका में गया है। और कर्नाटका में गया तो है, लेकिन ये सिंगापुर से जो सिंगापुर से आया है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आया है? तो वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये FDI क्वेश्चन में आ गया, मतलब क्वेश्चन में एक वर्ड है FDI। तो ये FDI क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति जो है वो हमारे यहाँ की कंपनी में अगर 10% शेयर खरीद लेता है, उसे को FDI कहते हैं। और ये जो FDI होती है ये विश्वसनीय होती है। क्या होती है? विश्वसनीय होती है कि ये लंबे समय तक रहेगा। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब फर्स्ट पे मैंने बताया सिंगापुर, सेकंड पे देख लीजिए कौन है? अमेरिका है। अमेरिका का नंबर सेकंड पे है FDI के उसमें, और थर्ड नंबर पे मॉरिशस। तो ये क्रमशः आपको याद रखने हैं, सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस। और ये सिंगापुर से आया है तो गया कहाँ पर है? कर्नाटका में गया है। किस फील्ड में गया है? ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अभी सिंगापुर का नाम आया तो सिंगापुर से संबंधित एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सिंगापुर से संबंधित? आपको याद होगा, मैंने अपने लेक्चर में ही बताया था
कि FATF के जो अध्यक्ष हैं, FATF के जो अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार वो कहाँ के हैं? यही सिंगापुर के ही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने इसमें किस भार वर्ग में, किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसमें? 49 kg में जीता है। किस उसमें? 49 kg में इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने 201 किलोग्राम का वजन उठाया। वजन उठा करके इन्होंने क्या किया है? क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर हो गया? और किस उसमें जीता है? ये मीराबाई चानू किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो वेट लिफ्टिंग में ये 201 किलोग्राम का वजन उठा करके 49 किलोग्राम में, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में जरूर पूछेगा कि किस किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इनको आपको ध्यान रखना है। और अगर वेट, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक एक पॉइंट करके सारे आपको बताने वाली हूँ। पहले ये देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है बर्किंघम। कहाँ पर? इंग्लैंड, बर्किंघम में आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी बहुत डीपली जाएगा क्वेश्चन तो पूछ लेगा। तो ये स्टार्ट हुआ 28 जुलाई से चलेगा 8 अगस्त तक चलेगा। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चलेगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है और ये 8 अगस्त तक चलने वाला है। अगर इसके शुभंकर की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स के का जो शुभंकर है वो क्या है? पेरी द बुल। ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पेरी द बुल, ये इसका क्या है? शुभंकर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो वो क्या है? गेम्स फॉर ऑल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये इसकी बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये पहली बार कब आयोजित हुई थी? तो 1930 में आयोजित हुई थी पहली बार। और कहाँ हुई थी? हैमिल्टन में हुई थी। अब ये क्वेश्चन उठता है, हैमिल्टन कहाँ पड़ेगा? कनाडा। तो यहाँ हुई थी 1930 में। पहली बार मैंने बता दिया, अभी तक का मैंने सब बता दिया क्रमशः। तो बहुत डीपली यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आपको एक एक पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये हर 4 साल पर आयोजन होता है। हर 4 साल पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा? और ये पूछ ले कि इस गेम में जो ध्वजवाहक कौन रहे हैं, कॉमनवेल्थ इस गेम में ध्वजवाहक कौन बने हैं थे? तो वो हैं मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन हैं। और एक है पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो मैंने बता दिया कि किसने जीता है, मीराबाई चानू, जो कि कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता है। क्लियर? और दूसरा किसने जीता है ये भी देख लेते हैं एक एक करके सारे नाम, क्योंकि पूछा जाएगा। जेरेवी गोल्ड मेडलिस्ट तो पूछा ही जाएगा। लाल रिन्नुगा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 300 किलोग्राम का वजन उठा करके। 300 किलोग्राम का वजन उठा करके जीता है। कि किस कैटेगरी में जीता है? 67 किलोग्राम में। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम और जेरेवी ने 67 किलोग्राम में 300 किलोग्राम का वजन उठा करके इन्होंने जीता। और ये भी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित है। वेट लिफ्टिंग से ही ये भी संबंधित है। और ये इन्होंने क्या जीता है? ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। ये भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और अगर पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम में अपनी कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। क्लियर? और देख लेते हैं किसने जीता है अभी। तो अंचिता, एक मिनट, अंचिता, ये क्या है? फिर से लिख दे रही हूँ, अंचिता सेहुली, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? 73 kg में। 73 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने भी 143 किलोग्राम का
वजन उठा करके 73, ये कैटेगरी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 73 कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता, ये भी वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो 3 हो गए आपके गोल्ड मेडलिस्ट। और गुरु राजा जो हैं ये क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज। और बात करें संकेत सागर, इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। और ये संकेत सागर जो सिल्वर जीते हैं ये भी वेट लिफ्टिंग में ही जीते हैं, तो इस तरह देखा जाए तो बर्किंघम जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें भारत के द्वारा 6ठा मेडल अभी तक जीता गया है। और सभी मेडल जो हैं, लगभग सभी मेडल जो अभी तक मिले हैं वो वेट लिफ्टिंग में ही मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंचिता शुली से पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रेनुगा ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो 3 गोल्ड मेडल हो गए। संकेत महादेव सरगर ये हो गए आपके, और बिंदिया देवी रानी एक हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। संकेत सागर का मैंने बताया, एक भूल गई बताना, बिंदिया देवी रानी इन्होंने भी क्या जीता, सिल्वर जीता है। बाकी एक मैंने बताया गुरुराज पुजारी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इस तरीके से टोटल 6 मेडल भारत को अभी तक मिल चुके हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, तो ये आपको ध्यान रखना। और अभी कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में देखा जाए तो भारत वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश भी है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने स्टार बनाना हो बना सकते हैं, यहाँ से पूछा जाएगा 100% कोई ना कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा डिटेल आपको 1 बाय 1 करके बता दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिविजन बार बार हम कराते रहेंगे, आप भी करते रहिएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है, तो किसके साथ विलय को मंजूरी दी है, ये दी है BSNL के साथ। तो भारत, ये जो BBNL है उसका फुल फॉर्म है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, और BSNL का नाम है, फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, इन दोनों का विलय करने को मंजूरी दी गई है। क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या है कि अगर मंजूरी मिल गई है तो इससे होगा क्या, अगर मंजूरी मिल गई है कि ये विलय कर दिया जाएगा, तो इससे जो होगा कि आपका क्या हो जाएगा कि इससे भारत, इसका जो लक्ष्य है, चलिए एक एक करके इसको ध्यान से अच्छे से समझते हैं कि ये जब अगर विलय हो जाता है तो जो आपका BBNL है उसका जो 5,60,000 किलोमीटर के साथ BSNL के 8,60,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर को जोड़ करके, बस ये ध्यान रखना, दोनों का जो ऑप्टिक फाइबर होगा उसको जोड़ करके 1.42 मिलियन किलोमीटर 1.42 मिलियन किलोमीटर का एकीकृत फाइबर नेटवर्क बन जाएगा। दोनों को जोड़ करके 1.42 मिलियन किलोमीटर का एकीकृत फाइबर नेटवर्क बन जाएगा। और इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर BBNL की बात करें तो ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है, एक विशेष प्रयोजन वाहन है जो संचार मंत्रालय के दायरे में आता है। ये किसके मंत्रालय के दायरे में आता है, संचार मंत्रालय के दायरे में, और 2012 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। भारत नेट परियोजना को लागू करने का कार्य, जिसे उस समय राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, इस संगठन को ही सौंपा गया था। किस संगठन को, इसी को सौंपा गया था। और इस SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। क्लियर, जिसे यूनिवर्सल एक्सेस लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है कि हाल ही में विश्व संरक्षण दिवस का आयोजन 27 जुलाई को किया गया था, पता नहीं सही है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, आपको आंसर देना है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट रखी गई है। अब यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन दिया है, जो सही होगा वो जरूर बताइएगा। चलते हैं रिवीजन करते हैं फटाफट। 30 का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है, तमिलनाडु। कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध है, महाराष्ट्र। बोनालू महोत्सव, तेलंगाना। RBI द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में कितना रहा, 349.30। 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय उद्योगपति द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में तिरंगा फहराया जाएगा, NS तर्कस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है, गांधीनगर।
लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम रखा गया? सुनील गावस्कर। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? वोलोदिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। यूक्रेन की राजधानी क्यों है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल कोशिश करेंगे कि पूरे मंथ का हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकें, और बाकी कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।